अब है ना बस 2:15। कैसे बच्चा पार्टी? बढ़िया एकदम बढ़िया। बिंदास एकदम एकदम। शक्लें तो दिखा दो यार सब अपनी, पढ़ती हुई शक्लें दिखा दो मासूमियत वाली। चेहरे से पढ़ाई पढ़ाई दिख रही हो। बाकी भी पढ़ाई वाली नहीं है क्या शक्ल? पांच बच्चों की है बस पढ़ाई वाली। करें स्टार्ट? आगे सारे जल्दी आ जाओ भाई। चलो भाई, और आगे 2-3 पढ़ने वाली शक्लें, अच्छी बात है। कैसा हार्दिक? बढ़िया एकदम मस्त। आदित्य बढ़िया। आदित्य हंस दे यार। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने नॉर्मेलिटी को समझा था, याद है? लास्ट क्लास में नॉर्मेलिटी समझा था, याद है? हेलो, समझ गए? बताओ। लास्ट क्लास में नॉर्मेलिटी स्टार्ट किया था, और नॉर्मेलिटी से हमने क्या सीखा था कि नॉर्मेलिटी को समझने के लिए इक्विवेलेंट को समझना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट को समझने के लिए हमें किसको समझना पड़ेगा? बोलो भाई, किसको? बोलो भाई, किसको? एन फैक्टर, याद है? ठीक है, तो बेसिकली हमें आज क्या स्टार्ट करना चाहिए? एन फैक्टर। बोलो क्लियर? बेटा ध्यान से समझना, एक एन फैक्टर ना बहुत ही है आसान चीज, लेकिन अगर उसके तुम डीप में चले जाओगे ना तो मुश्किल लगने लगेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने लेवल के हिसाब से पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसमें से एक चीज है एन फैक्टर। एन फैक्टर को समझना बाद में आएगा, पहले यूज करना सीखना है, क्योंकि एन फैक्टर का यूज ज्यादा है। समझने जाओगे तो उसको लास्ट जब चैप्टर के एंड तक पहुंचोगे ना तो जाकर पूरा समझ आएगा एन फैक्टर। वो एक चीज ही ऐसी है जिसको समझने के लिए टाइम लगता है, लेकिन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो हम पहले कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे सीखेंगे कि उसको समझते कैसे हैं। ठीक है, मतलब टाइम के साथ तुम समझते जाओगे। तो हेडिंग डाल लो। हेडिंग डाल लो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ये बहुत आराम से चलेंगे, बस समझते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिडॉक्स। ये चैप्टर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में घूमता है पूरी। ऐसा नहीं बस ये जहां पर ये एन फैक्टर जो नाम ले रहा हूं ना, हर चैप्टर में आएगा, तो ये चीज पता होनी चाहिए। देखो बेटा, एन फैक्टर अगर मुझे निकालना है ना तो हम काफी चीजों के लिए निकाल सकते हैं, तो पहले समझ लो
मैं एन फैक्टर कैलकुलेशन एसिड्स के लिए कर सकता हूं, एन फैक्टर कैलकुलेशन बेस के लिए भी कर सकता हूं, एन फैक्टर कैलकुलेशन सोल्ट्स के लिए भी कर सकता हूं, एन फैक्टर कैलकुलेशन, ठीक है, मैं एलिमेंट्स के लिए भी कर सकता हूं, एन फैक्टर कैलकुलेशन मैं रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इन सब के लिए एन फैक्टर कैलकुलेशन को करना है। ठीक है, इसको नोट करते जाना साथ साथ। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है, टाइम थोड़ा सा लगता है इसको समझने में। ठीक है, और इसके अंदर एक और भी ऐड कर लेना, एन फैक्टर ऑफ आयंस। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आयंस ही होते हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एलिमेंट्स का। ध्यान रखना बेटा, एलिमेंट्स का जो एन फैक्टर होता है ना, वो उसकी वैलेंसी के बराबर होता है। किसके बराबर? वैलेंसी के बराबर। जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं नाइट्रोजन का एन फैक्टर बताओ, तो कितना होगा बेटा? बताओगे? बताओ कितना होगा? उसकी वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की? बताओ बेटा। वीडियो वाले तो ऐसे कर दो, हाथ से ही बता सकते हो कितनी होती है नाइट्रोजन की। बेटा वैलेंसी, वैलेंसी मतलब है उसको कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं बाहर से। अरे यार तुम तो भाई अजीब आंसर दे रहे हो, डरा रहे हो मुझे। नहीं पता क्या यार? अरे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। समझ रहे हो? तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। वैलेंसी का मतलब नहीं पता क्या? बता देना भाई, डराओ मत मुझे। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की 2 होती है, सबको पता है। एल्यूमिनियम की 3, बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम की 2, बहुत बढ़िया। सोडियम की 1, बहुत बढ़िया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो हाँ है ना? एक बात नोट बना के लिख लेना इसके नीचे ही, हमें अगर एन फैक्टर ऑफ गैसेस, कुछ गैसेस है जिसका एन फैक्टर तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, मैं देसी भाषा में बता रहा हूं। O2 का अगर मुझे एन फैक्टर निकालना है, निकालते ऐसे नहीं है, बस तुम्हें मैं एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं। एक ऑक्सीजन का अगर 2 है तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4। तो ये ऐसा नहीं करना, बस एक शॉर्ट ट्रिक है यहां पर समझाने के लिए, ताकि तुम भूलो ना। ठीक है, Cl2 का कितना होगा? Cl2 का बहुत बढ़िया। H2 का कितना है? बोलो क्लियर है? ठीक है, CO2 का कितना होता है? ये ध्यान रखना 2। इनको लिख लो, काम आते जाएंगे, समझाता जाऊंगा। मेन अभी हमें इनको समझना है। ये तो नोट बना के इससे लिखा है, कई बार ये यूज होगा तो वहां पर तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। कैसे निकाला समझ गए ना? मतलब तुम्हें अब याद भी हो गया कैसे निकाला, रट्टा भी नहीं मारना कि O2 का कैसे निकला, इनका कैसे निकला। बाकी इसका अलग कंसेप्ट होता है, वो आगे समझ आ जाएगा। नोट कर लिया बेटा सबने? नोट करते जाओ, हम एक एक को उठाते जाएंगे। अब हमारा एलिमेंट्स हो गया, काटा मार रहा हूं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मैं जाऊंगा आइंस पे। ठीक है, अब आइंस करेंगे बेटा। वैलेंसी बस एक गैसेस वाला तो नोट बना के लिखवाया ताकि बस तुम लिख लो, याद करने के लिए तुम समझ सकते हो। एक ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 4 हो गया। एक क्लोरीन का 1 होता है, वैलेंसी 1 होती है ना क्लोरीन की, तो 2 की कितनी हो जाएगी? तुम बस ऐसे भी याद करने के लिए, वैसे एग्जैक्ट ये मेथड नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? बताओ। हाँ ना बता दिया करो। ठीक है बेटा, इसको अलग ही रखो, वही बोल रहा हूं, तभी नोट बना के लिखा है। ये तो मैं अभी ना लिखवाता, मुझे एकदम ध्यान आ गया, आगे यूज होता है तो अभी लिखवा दिया। ठीक है, इसको मैं आगे भी समझा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, इसको लिख लो। ये तो बहुत ही, मतलब यहाँ से समझ भी नहीं पाओगे, इसके लिए तो मुझे अभी 5-6 क्लास के बाद समझ पाओगे इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा एक चीज, अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें लगता है कि भाई हमें पूरी नॉलेज चाहिए, हर चीज के बारे में जानना है। कई बच्चों क्या लगता है, तुम्हें ये बात बताई, मैं ही तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें हर चीज पता होनी चाहिए, हर चीज का रीजन।
अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मना कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 2 साल में पता नहीं चलेगा। वो 2 साल में कंबाइंड तुम्हारे माइंड में उसके बाद सब कुछ पता होगा। तो कुछ चीजें होती है जो बाद में आती है, कुछ चीजें उसमें समझ आएगी। तो कुछ ऐसे ना कंबाइंड प्रोसेस है पूरी 2 साल की। तो 2 साल के बाद तुम एक पूरे अपने आप को कंप्लीट कर पाओगे। तो ये नहीं सोचना कि भाई यहाँ पर नहीं है तो भाई बताया ही नहीं तो रट्टा मरवा दिया। मतलब अभी तुम इतना समझ नहीं पाओगे कि अगर मैं समझा भी दूं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम बल्कि कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा सा वेट करो। तो जब आएगा वहां पर तो मैं बता दूंगा, देखो मैं तुम्हें बताया था कि आगे समझाऊंगा और समझा दिया। ठीक है, तो ये मैं समझा करो कि भाई सर ने तो बोला था हर चीज समझाएंगे, अभी बता ही नहीं रहे। तो वही लॉजिक होता है, तुम्हारे माइंड के हिसाब से बताऊंगा जब तुम समझ सकते हो उस चीज को। नोट कर लिया? चलो बढ़िया। अगली एडिंग डालो आयंस। अगली एडिंग डालो आयंस। ठीक है, अगले पर आता हूं मैं आयंस। आयंस का एन फैक्टर होता है उसका चार्ज। क्या होता है? उसका चार्ज। मतलब अगर मुझे कभी भी किसी आयन का एन फैक्टर बताना है तो मुझे चुपचाप उसका क्या बता देना है? चार्ज। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलता हूं Na प्लस तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? अगर मैं बोलता हूं Mg2 प्लस उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? उसका चार्ज। अगर मैं बोलता हूं Al3 प्लस उसका एन फैक्टर क्या हो गया? उसका चार्ज। बेटा साइन नहीं लेना होता, ठीक है, इसके अंदर की प्लस है माइनस। ठीक है, O2 माइनस का एन फैक्टर उसका चार्ज। ठीक है, N3 माइनस इसका एन फैक्टर उसका चार्ज। तो मतलब आयंस के केस में जो उसका चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर होता है। बोलो क्लियर है बेटा? सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इनको निकालना, बस समझना थोड़ा मुश्किल है, तो वो धीरे धीरे समझ जाओ। हाँ बेटा, साइन लेना, मैग्नीट्यूड, यहाँ पर साइन नहीं लेना, सॉरी, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना होता है सिर्फ। ना बेटा, एन फैक्टर एक नंबर है, यूनिट थोड़ी होगी, नंबर है। जैसे मोल्स एक नंबर है, एन फैक्टर भी एक नंबर ही है बस। उसके बाद मैं बात करता हूँ सोल्ट्स की। सोल्ट्स, सोल्ट्स का एन फैक्टर होगा, ध्यान से समझना, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमें टोटल पॉजिटिव लेना है टोटल नेगेटिव? आंसर है दोनों सेम ही आएंगे। सोल्ट के अंदर दोनों सेम ही आने वाले हैं, इसलिए चाहे तुम टोटल पॉजिटिव ले लो या टोटल नेगेटिव। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं NaCl बनाता हूं, मुझे बताओ इसका अगर मुझे एन फैक्टर बताना है तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें? Na प्लस प्लस Cl माइनस। मुझे बताओ इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 है, और नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है? 1 है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? क्लियर है? अब देखो एक और एग्जांपल, MgCl2 किसमें टूटेगा? Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसका एन फैक्टर कितना होगा? देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 प्लस, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? देखो एक क्लोरीन पे -1, तो 2 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा? समझ रहे हो, दोनों से सेम आएगा। और लिख लो कितना बनेगा। ऐड ना कर देना, कभी सोचो ऐड कर दो, या पॉजिटिव लो या नेगेटिव, एक ही बात है। टोटल पॉजिटिव देखो 3 प्लस, टोटल नेगेटिव भी कितना है? देखो एक के ऊपर -1 है तो 3 के ऊपर कितना आएगा? -3, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3। बोलो समझ रहे हो? बोलो क्लियर है? इसका बताना मुझे। बेटा सोल्ट में बस कुछ नहीं, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। कितना आ रहा है बताना? कितना आ रहा है बेटा? लक्ष्य बता रहा है कितना, लक्ष्य बताना। बहुत बढ़िया, ठीक है, कितना बन जाएगा? 6। देखो कैसे किया, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस,
तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना बन गया देखो 3 टू द 6, टोटल नेगेटिव कितना होगा 3 टू द 6, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं ये वाले पार्ट को थोड़ा सा। FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2, इसका नाम बेटा होता है मोहर सोल्ट, लिख लेना मोहर सोल्ट। आगे काम आएगा, कभी मैं पूछूंगा ना मोहर सोल्ट का फॉर्मूला पता है तो तुम कहोगे हाँ सर हमें पता है, चाहे याद नहीं होगा लेकिन बोल देना पता है, मैं मान जाऊंगा कि हमने पढ़ा था पहले। इसका टोटल एन फैक्टर बता दो। हो गया? कितना आ रहा है? वही तो देखना है तुम क्या करते हो। देखो बेटा सिंपल है, इसमें मुझे बताओ अगर मैं इसको पानी में डालता हूं तो मुझे एक तो क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, और क्या मिलेगा NH2NH4 और SO4 2 माइनस। बेटा जो पानी होता है ना ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये वो लोग हैं जो चेप होके चल रहे हैं, ये चाहते नहीं है इसे रिएक्ट करना लेकिन चेप होके साथ साथ चले जा रहे हैं उसके, हम तो चिपके रहेंगे, तो इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये जाके डिसोसिएट नहीं होता, पानी को कभी भी डिसोसिएट ना कर देना, ये पानी का पानी रहेगा। तो मुझे बता टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा इधर, टोटल 2 प्लस यहां से और 2 प्लस यहां से, टोटल कितना हो गया, चाहे तुम नेगेटिव देख लो, टोटल नेगेटिव कितने है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, क्लियर है? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखना होता है, ठीक है? तो पानी को कभी डिसोसिएट ना करना, अगर ये ऐसे लिखा होता है डॉट्स ऐसे करें, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये बस वो लोग हैं जो धक्के से चेप हो रखे हैं, उनको हम चाहते नहीं हमसे रिएक्ट करना, बस वो साथ साथ चली जा रहे हैं बस। हाँ इसका एन फैक्टर 4 और 4 सॉरी 4। तो अपना अब ये वाला भी हो गया, ये भी काट दिया, ये भी कट गया। अब मैं आऊंगा एसिड्स पर, ठीक है? तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं आने वाला हूं एसिड्स। एसिड्स का ध्यान देना, एसिड्स का एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइंस। संचित बेटा टोटल पॉजिटिव चार्ज देखना था, देखो अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो मेरा ये पानी में टूट जाएगा, तोड़ दिया ये रहा, देखो इसको पानी में ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट गया, लेकिन पानी तो पानी है, पानी के तो क्या ही कहने, न्यारा है पानी तो पानी तो भाई वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, ये नहीं ब्रेक होता, वो पानी का पानी रहेगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया देखो 2 प्लस यहाँ है और 2, एक अमोनिया के ऊपर +4, 2 के पास 2 प्लस, टोटल 4 हो गया। चाहे तुम नेगेटिव ले लो, 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, टोटल कितना हो गया 4। ठीक है, अब एसिड्स का क्या है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइंस, ध्यान से समझना बेटा। इसका अगर मुझे एन फैक्टर निकालना ना, दो तरीके होते हैं, एक तो एग्जामिनर फॉर्मूला दे देगा डायरेक्ट, या एग्जामिनर रिएक्शन लिख देगा, या तो वो फॉर्मूला लिख देगा या रिएक्शन लिख देगा। एग्जांपल देखो, अगर मैं तुम्हें लिख रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, पहले बात करता हूं फॉर्मूला। अगर मैं तुम्हें बोलूं HCl का एन फैक्टर कितना है, HCl का एन फैक्टर मतलब वो कितना H प्लस दे सकता है,
मुझे बताओ कितने दे पा रहा है, कितने होते हैं उसके पास 1, तो एन फैक्टर क्या हो गया 1। मुझे बताओ H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, HNO3 का H3PO4 का बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। मतलब जितने उसके पास H+ है डोनेट करने के लिए वो ही मेरा उसका एन फैक्टर हो जाएगा। अब याद करो यार, सुनो, याद है मैंने जो ब्रह्मास्त्र कराया लास्ट के 2 दिनों में, मैं वहां पर क्या लिख रहा था, M1V1 into X, याद है, X एक्चुअली वो X नहीं था, वो एन फैक्टर था, मैंने जान के नहीं लिखा था, फिर तुम्हें लगता है एन फैक्टर क्या है, ठीक है, एक्चुअली वो एन फैक्टर ही तो था। तो उस फॉर्मूले में वैसे कई बुक्स में देखोगे ना, अगर कहीं पे मिलता है तो एन फैक्टर लिखा होगा वहां पर, आप समझ गए। वो बस मैंने एक्स इसलिए लिख दिया, तुम एक्स से डरते नहीं हो, एन फैक्टर लिख देता तुम्हारे माइंड में आ जाता क्या वर्ड आ गया ये, समझ रहे हो, तो वो एन फैक्टर ही था। क्लियर है बेटा। मुझे बताओ एसिडिक प्रोटोन का मतलब क्या होता है, एसिडिक प्रोटोन का मतलब पता है, क्या सारे H+ एसिडिक होते हैं, क्या सारे H+ एसिडिक है, एसिडिक प्रोटोन का मतलब वही हो। आप मुझे बताओ अभी जो CH4 है, अगर मैं बोल दूं इसके पास कितने एसिडिक प्रोटोन है, तो कोई बच्चा 4 बोल देगा, पागल बनती है, क्योंकि एसिडिक प्रोटोन वो होते हैं, ध्यान से समझना, एसिडिक प्रोटोन वो है, लिख लेना इस बात को, एसिडिक प्रोटोन वो होते हैं जब वो जो H+ है ना, वो या तो नाइट्रोजन के साथ लगाओ या फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, जनरली बता रहा हूं, जनरली अभी के लेवल पे इतना समझ लो, अगर वो हाइड्रोजन इनके साथ लगा हुआ है तो ही एसिडिक है, वरना नहीं है। एसिडिक का मतलब क्या होता है, देखो एसिडिक का मतलब है मेरे पास इतनी औकात हो कि मैं उसका इलेक्ट्रॉन को ले लूं और H+ को बाहर निकाल दूं, समझ, H+ का निकलना मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, उसको भगा दिया, तो वो औकात ज्यादा लोग नहीं रख पाते, वो जनरली 3 लोग रख पाते। एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल ही तो है, ये जनरली बोला HCl के अंदर में तुम देखिए, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, वो सब में नहीं हो पाता, वैसे क्लोरीन भी लिख सकते हैं, कुछ वो नहीं है, ठीक है, जनरली बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। अब मुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी, कई बच्चे सोच रहे होंगे अच्छी वाला जिंदगी चल रही है सर, देखो अगर मैं तुम्हें लिख दूं H3PO3, तो इसका एन फैक्टर कितना है बताएगा कोई, रेड मार्कर कहां गया मेरा, क्या करूंगा रेड मार्कर से, कहां आ गया, मिल जा, ठीक है, फटाफट बताओ क्या होगा रेड मार्कर से अभी, गलत होगा है ना, तो वही करने के लिए ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा, चाहता ही नहीं वो शायद गलत बोलूं मैं, ठीक है, चलो रेड नहीं मिल रहा तो ग्रीन से कर देते हैं, करना तो है ही। देखो ध्यान से सुनना, जनरली जनरली बोल रहा हूं तुम्हारे लेवल पे, अभी जिस लेवल पर हो, तुम देख के जितने H+ दिख रहे हैं ना, उतने ही तुम उसका एन फैक्टर बता सकते हो जनरली, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे है जहां पर तुम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते, पूछे नहीं जाएंगे जनरली, वो ऐसा भी नहीं कि बहुत बार आएंगे, अभी मैं इसलिए इसको नोट बना के लिख लेना, नोट बना के, नोट बना के, ठीक है, कि इसका एन फैक्टर 3 नहीं है 2। अब मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूं इसका एन फैक्टर 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास जो 3 लोग हैं उसमें से 2 लोग ही डोनेट हो पा रहे हैं, 2 ही H+। अब मान लो मेरे पास मान लो, ऐसा मान लो कि 3 आईफोन है, ठीक है, मान लो मेरे पास 3 आईफोन है, मेरे पास है तो 3 आईफोन, लेकिन अगर कोई मेरे से मांगने आ रहा है, मान लो मेरे भाई मांगने आ रहा है कुछ भी, तो मैं उसमें 3 में से 2 दे रहा हूँ, एक अपने पास ही रख रहा हूँ, तो मैं उन आईफोन जो है उनको एसिडिक नहीं बोलूंगा, मतलब क्या होगा, एसिडिक वही होगा जो मैं दान दे सकूं, तो सारे दान नहीं दे सकते, मान लो मैं 10 करोड़ रुपया, मैं 10 का 10 करोड़ दान नहीं देता, ये जो है उनके पास जितने वो सब दे देते हैं, रीजन क्या होता है, उनके जो एच है ना वो इनसे लगे होते हैं। अब देखो इसका मतलब तुम यहां से ये चीज बोल सकते हो कि 3 में से 2 ही एसिडिक होंगे, ये तो ये बोल सकता हूं ना, 3 में से 2 ही एसिडिक होंगे। अब मैं प्रूव करता हूं 3 में से 2 ही एसिडिक क्यों है, ध्यान से समझना, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, ठीक है, और तुम्हें स्ट्रक्चर को समझना एक बार, ठीक है, ये मैं तुम्हें बना के दे रहा हूं, सबसे पहले H3PO4 का रट्टा नहीं मारना,
बस अभी समझाने के लिए कि ये H3PO4 है। अभी भी ना कहना सर आपने डिंगा मिंगा क्यों बनाया है, उसको ही भूल जाओ, बस जो चीज समझा रहा हूं वो समझना। ये H3PO3 है, ये H3PO2 है। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, यहां पर तुम्हें कितने हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं इस केस में? 3। और याद करो इसका मैंने फैक्टर क्या बताया था, इसमें कितने दिख रहे हैं? क्या ये एसिडिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है और इसी वजह से इसका फैक्टर कितना होता है? 2। अब देखो यहां पर तुम्हें कितना हाइड्रोजन जो दिख रहा है जो एसिडिक है? क्या ये एसिडिक है? तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। बेटा ये वाली चीज ना तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ना तो तब क्लियर हो जाएगी, वहां पर हमें ये क्लियर क्या, वहां पर भी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, तो हमने पहले ही बना लिए ताकि जब दोबारा बनवाऊंगा तो तुम्हें याद हो जाएगा। बाकी ये स्ट्रक्चर तुम्हारे अभी के लिए सिलेबस में नहीं है, मतलब रिडॉक्स के हिसाब से, वो तुम्हें वहां पर क्लियर करा दूंगा। बस ये समझ गए तुम कि यहाँ पर एन फैक्टर 1 क्यों है, यहाँ पर 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि तीनों प्रोटोन एसिडिक नहीं है। अब ये ना कहना सर इतने सारे याद कैसे करें, बस अभी तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये तो वैसे ये तो सीधा ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, जितने दिख रहे हैं उतने ही, बस ये दोनों को ध्यान रखना है। बेटा CH4 में बस ये बता रहा था, इसको एसिडिक प्रोटोन ना बोल देना। एसिडिक प्रोटोन होते हैं जो ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, किसी के साथ भी प्रोटोन लग जाएगा एसिडिक नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो बस मैं ये चीज बताना चाह रहा था। ठीक है बेटा, लिख लिया? ये तो हो गया फॉर्मूला वाला, मुझे बात करनी है रिएक्शन वाली। अभी तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने तुम्हें बोल दिया, ठीक है, कि मेरे पास इतने प्रोटोन है, जैसे मतलब एसिडिक दिख रहे हैं, तो मैंने सारे के सारे दे दिए। अब मैं आने वाला हूं, ध्यान इसको रख कर देता हूं ऊपर वाले को, ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं जो बात करने वाला हूं। अब मैं इसके सेकंड पार्ट पर आने वाला हूं, जो मैंने रिएक्शन लिखी है। अब ध्यान से समझना, यहां पर मान लो मेरा एक बेस है NaOH प्लस H2SO4, मुझे बता रहा है Na2SO4 प्लस H2O, और एक और रिएक्शन लिख रहा हूं NaOH प्लस NaHSO4, ठीक है, गिविंग अब ध्यान से समझना, अभी क्या हो रहा है, अब मैं तुम्हें रिएक्शन लिख दी, उस रिएक्शन से मैंने तुम्हें बोल दिया इसका इनफैक्टर बताओ, इसका इनफैक्टर बताओ। ध्यान से समझना, देखो यहां पर मुझे इसका अगर एन फैक्टर बताना है तो मैं ये देखूंगा कितने उसने डोनेट किए, हमें पता है उसके दोनों प्रोटोन एसिडिक होते हैं, हमें पता है यहां पर, लेकिन एक्चुअली में अगर एसिडिक भी है, क्या वो दे रहा है, यूज हो भी रहे हैं नहीं हो रहे, मतलब मैं देना चाहता हूं किसी को, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो अलग बात होगी ना, है तो मेरा एसिडिक प्रोटोन ही वो। अब देखो यहां पर कितने प्रोटोन H+ रिप्लेस हो रहे हैं, कितने रिप्लेस हो रहे हैं बताएगा कोई? यहाँ 2H+ को रिप्लेस कर दिया 2Na ने, तो 2, तो इसका फैक्टर हो गया 2। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, इसमें यहां पर कितने H+ रिप्लेस हो रहे हैं, देख रहे हो? यहां पर देखो 2H+ थे लेकिन सिर्फ एक ही रिप्लेस हुआ, एक तो वहीं पड़ा हो गया, तो यहां पे मेरा फैक्टर कितना हो जाएगा? मैंने एसिड्स की क्या लिखवाई थी, देखो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। अगर कोई नॉर्मल बोले H2SO4 का फैक्टर क्या, तुम 2 बोलोगे क्योंकि 2 रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने रिएक्शन लिख दी तो मुझे रिएक्शन देखनी पड़ेगी एक्चुअल में कितने हो रहे हैं रिप्लेस, 2 हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, यार इसमें 2 हो रहे थे तो डायरेक्टली दो, लेकिन इसमें 2 नहीं हो रहे तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? बेटा सेकंड वाली इक्वेशन में क्या हुआ, बेस आया एसिड के पास, बाबा अल्लाह के नाम पर H+ दे दे, H+ दे दे, उसने बोला मेरे पास है 2 लेकिन दूंगा 1, मतलब तू बस मेरा एक H+ को लेके जा सकता है, समझ रहे हो? देखो एक H+ ले गया NaOH, लेकिन दूसरा नहीं लेके जा पाया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? ठीक है,
अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तुम्हें मुझे इसका एन फैक्टर बताना है। इसका एन फैक्टर बताना। देखो मैंने रिएक्शन लिख दी तो मुझे सोचना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट पूछ लेता इसका तो तुम आंसर 3 दे देते, लेकिन मैंने रिएक्शन लिख के दिया है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कितने रिप्लेस हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। देखो एक्चुअली में 3 दे सकता है, लेकिन उसने दिए कितने, 2, क्योंकि एक तो अभी भी पड़ा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। मतलब फिर रिएक्शन की डिमांड के हिसाब से चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? बोलो। बोलो, क्लियर है सबको? अगला डाल लो बेस। अब बेस पर आता हूं, नेक्स्ट पर। तो बेस का क्या हो जाएगा फैक्टर, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। सिंपल है, सेम। यहां पर भी एक फॉर्मूला और एक रिएक्शन से। पहले मैं फॉर्मूला से लिख देता हूं, तुम्हें बता देना, अब तो आसान है। NaOH का फैक्टर बता दो, CaH ट्वाइस का फैक्टर बता दो, ठीक है, AlOH थ्राइस का फैक्टर बता दो। वन, टू, थ्री। क्लियर है? सिंपल है, कितने OH दे सकते हो। अब मैं आ जाता हूं यूजिंग रिएक्शन। ठीक है, अब मैं रिएक्शन पर आ रहा हूं। मान लो मैं तुम्हें दे दूं, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, तो इसका वेक्टर कितना हो जाएगा, क्लियर है? यहां पर देखो एक OH तो एज इट इज रह गया, सिर्फ एक OH ही दिया है उसने। आसान है ना, सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है करने में तो। कर लिया नोट? ठीक है, अब इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मेरा बचा कौन सा, बताएगा कोई? कौन सा बचा, कौन सा बचा, कौन सा इनफेक्ट है, रिडॉक्स वाला? पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें रिडॉक्स पता क्या होता है? क्या तुम्हें पता रिडॉक्स क्या है? क्या पता रिडॉक्स? नहीं, एक्चुअल में तो नहीं पता ना, बस ये तो एक दो वर्ड पता है। मतलब रिडॉक्स अभी हम पढ़ेंगे तो ही उसका इनफेक्टर निकालेंगे ना। तो मतलब रिडॉक्स का इनफेक्टर हम निकालेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक मतलब जब अपने हम पहले रिडॉक्स रिएक्शन को समझ लेंगे सारा, उसके बाद उसका इनफेक्टर निकालेंगे, तो अभी हमें उसके इनफेक्टर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो अब सुनो, अब मुझे बताओ, अब मैं तुमको क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट वेट बताना है तुम्हें मुझे, ठीक है, किस किस का बताना है? अब मुझे बताओ, इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मतलब मुझे करना क्या है, एन फैक्टर से डिवाइड करना है बस। समझ रहे हो? तो इसका बता दो मेरा क्या बनेगा, HCl का, उसका मोलर मास डिवाइड बाय 1, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 होता है, एसिड है, पता है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, 36.5 ही। बोलो, क्लियर है बेटा? इसका बताओ, इसका मोलर मास, ठीक है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 98/2, 49। बोलो, क्लियर? ऐसे ही सबका निकाल दो। ये मेरा O2 है, ये Cl2 है, सबका निकालो फिर मुझे बताओ।
सिंपल बता दो, मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर कितना होगा? वैल्यू तो चलो देखी जाएगी, यहाँ क्या आएगा ये बता दो बस, 6। यहाँ मोलर मास बाय नीचे क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा डिवाइड बाय? यहाँ बेटा 4, O2 है बेटा, O2 4, ठीक है श्वेता। और Cl2 में ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, कितना आ रहा है इसका मास? इसका मास होता है कितना है मोलर मास? सिंपल मोलर मास बता दो कितना होता है, कितना मास है इसका? 342 होता है। Mg का मोलर मास कितना होता है? O2 का कितना होता है? Cl2 का कितना होता है? H2 का भी बता दो, H2 का, H2 का क्या आएगा? H2 का सिंपल है 2/2, कितना आ जाएगा बेटा? यूनिट वही रहेगी ग्राम, ध्यान रखना ठीक है, यूनिट वही ग्राम है, समझ गए? क्लियर है बेटा? कर लिया नोट? कर रहे हो? करो करो। हो गया हर्षित? बढ़िया। किसी का रह गया बता दो बेटा, फिर मैं रुक जाऊंगा, अगर हो गया। नहीं हुआ बता दो भाई, जिसका नहीं हुआ। सबका हो गया? मनिका कर रहे हो गया पक्का? चलो भाई देखो, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, पहले क्वेश्चन ही पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तुम मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताना, अब चीज हम कुछ समझो। मेरा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? ध्यान समझो, नॉर्मेलिटी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम में लीटर था, यही था। हाँ या ना? यही था, मैंने बताया था। अब मैं क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिखा था? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम में लीटर, बताओ हाँ या ना? लिख सकता हूं। क्लियर है इतनी बात? ये बता रखा मैंने। अब मैं बताऊं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, इसको ऐसे रहने देता हूं, अभी समझो यहीं से। मुझे बताओ, अगर अब मैं इसको ऐसे लिखूं, n इज इक्वल टू, इसको W भी लिख दूं, मैंने बताया था B हम सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं, इसको E भी लिख दूं, ये भी सॉल्यूट का है, इनटू वॉल्यूम अगर मैं ml में कर दूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? तो ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो फर्क क्या आया, मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W इन ml, यही होता था। फर्क क्या है देखो, सिर्फ इसका, ठीक है, इसलिए दोनों को ऑब्जर्व भी करना, फर्क क्या आ रहा है दोनों में। नोट कर लिया? नोट करो इसको, ठीक है, तो ऑब्जर्व करने के लिए था बस। लिख लिया बेटा? चलो अब देखो, एक चीज ऑब्जर्व करना, एक तो ये फॉर्मूला होगा बहुत काम का है, एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर अब मैं इसको ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, अब मुझे बताओ, इसको तो रब कर रहा हूं, मेरा ये जो फॉर्मूला है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, WB, इसको तो मार्क कर लेना, आगे उसको और चीज दिखाना चाह रहा हूं, इक्विवेलेंट मास को मैं लिख सकता हूं मोलर मास बाय एन फैक्टर। मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या बन गया मेरा?
देखो ये मेरा क्या बन गया, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, एन तो ऊपर चला जाएगा ना, एन ऊपर जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बोलो समझ रहे हो, समझ गए। देखो ये तो नीचे जाना है तो ऊपर जाना था, ठीक है। ये मेरा मोलैरिटी हो गया, तो इसको हम याद कैसे करेंगे, नानी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ मम्मी, ठीक है। ऐसे याद रहता है ना, भूल जाते हैं, ठीक है। नानी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ मम्मी, नानी ज्यादा प्यार करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। क्लियर है, बताओ। ठीक है, और एक और चीज लिख लेना, जो एन इक्विवेलेंट है ना, वो एन इंटू एन फैक्टर है, ये तीसरी चीज। तो तुमने इसमें तीन चीजें सीखी, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हो गए। तो लास्ट में जाने से पहले एक इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देता हूं ताकि तुम समझ पाओ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम H2SO4 इन 250 ml सॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो, WB इंटू 1000 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है। WB कितना है, WB 9.8, ये रहा। इक्विवेलेंट वेट कितना है H2SO4 का, अभी हमने सीखा था, H2SO4 का याद है, n फैक्टर होता है 2, तो मतलब 98/2 कितना बन गया, ठीक है। और वॉल्यूम कितने गिवन है, 250, और यहाँ क्या आ जाएगा 1000, तो ये गया 4 पे, ये आ गया यहाँ 10, ये 1 था 2 था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.8 नॉर्मल। बेटा इसका सिंबल यूज करते हैं हम, नॉर्मल, एन बोलते हैं हम इसको नॉर्मल। आसान है ना, कुछ वो तो नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें बोल दूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें बोल दूं ऑल्सो कैलकुलेट मोलैरिटी, तो अपना दिमाग डबल ना लगाने लग जाना, सीधा नानी इज इक्वल टू मम्मी इंटू एन टाइम्स कर देना, समझ रहे हो। तो मेरे को क्या करना है, एन इज इक्वल टू एम इंटू एन फैक्टर, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, 0.8 बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, H2SO4 का 2 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब ये शॉर्टकट काम आ जाएगा। अगर मान लो उसने पहले मोलैरिटी निकलवा दिया तो लास्ट में नॉर्मेलिटी निकाल लो, बात तो एक है, कैसे भी कर सकते हो। क्लियर है, बताओ। ठीक है, तो एंड में कंक्लूजन भी लिख सकते थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन चलो कर लो जाते जाते, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Al2SO43 required to prepare 3.42 gram, oh sorry, to prepare 0.1 normal sample। मतलब 100 ml बनाना है, ठीक है। टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ, लिख लो चाहे ऐसे, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सैंपल, ठीक है। चाहे 100 ml मतलब वॉल्यूम है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। नहीं, कितने बजे तक है अपनी क्लास, अरे अभी तो 2:15 बजे तक है ना, फिर तो है, टाइम है, मुझे लगा
3 बजे तक है माइंड में आ रहा। लिख लिया, निकाला। क्या आ गया? बहुत बढ़िया। देखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी 0.1, डब्ल्यू बी निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है इसका? 342 बाय n होता है ना, n फैक्टर इसका कितना था? 6। ये तो मैं ऊपर ले गया। ठीक है, इंटू वॉल्यूम 100। ठीक है, तो डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा? ठीक है, तो कितना बन गया? 60। तो ये आ गया मेरा, यहाँ पर कितना आ रहा है? निकाल दो यार, क्या बन रहा है बता दो। सबने निकाल लिया? कितना बन रहा है? अलग अलग आंसर के बोल रहे हो? 570, 0.57, कोई 570 बोल रहा है। चलो निकाल देते हैं। सिक्स 5 30। ठीक है, कर लिया। हेडिंग डाल लो इक्विवेलेंट वेट। अभी तक मैंने तुम्हें इक्विवेलेंट वेट का मतलब नहीं बताया, बस निकलवाना सिखाया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इक्विवेलेंट वेट होता क्या एक्चुअली में। ध्यान से समझना, इक्विवेलेंट वेट ना, हमें डेप्थ में नहीं जाना, हमें बस निकालना आना चाहिए। लेकिन एक थ्योरेटिकल वे होता है इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करने का, तो वो आना भी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब इक्विवेलेंट वेट को एक बार हम ये, मतलब ये मेथड है, थ्योरेटिकल मेथड है। हमें एक्चुअली में इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू ही चाहिए होती है, और वो हमें निकालना सीख चुके हैं। लेकिन ये क्योंकि एक थ्योरेटिकल मेथड है, एक बार समझना जरूरी है। तो एक बार इसको समझेंगे, लेकिन ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इसकी डेप्थ में गया तो तुम पागल हो जाओगे। डेप्थ में जाना नहीं है बस, लेकिन बता दूंगा मतलब क्या इसका एक्चुअली, ताकि तुम आगे जाके ये रहे कि भाई हमें आता है। क्योंकि यूज कुछ नहीं होगा इसका, यूज अपना इसी का ही होगा, लेकिन समझना एक बार जरूरी है, क्योंकि एक बेसिक बात है। ठीक है, तो समझ लो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया, ध्यान समझना, दैट वेट विच कंबाइंस विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, that weight will be its equivalent weight। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, मैंने क्या बोल दिया, जितना भी अमाउंट 1 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा ना, वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। मतलब मैंने हाइड्रोजन को बांध दिया कि तू 1 ग्राम ही होगा। एग्जांपल देखो, मान लो अगर मैं बोलूं H2O है, H2O है, मैं तुम्हें बोलूं उसमें ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो मुझे क्या बताना है? देखो मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है? देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ऑक्सीजन है? 16 ग्राम है ना। देखो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मतलब 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब 16 ग्राम। तो मुझे बताओ 1 ग्राम हाइड्रोजन का कितना ऑक्सीजन होगा? 8। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 8 ग्राम। ये मेरा क्या हो गया? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट H2O में। समझ रहे हो? मतलब बेसिक चीज है, बस एक बार इसको समझना है। जैसे अगर मैं बोलूं H2O2 में इक्विवेलेंट वेट बताओ ऑक्सीजन का,
आंसर है इक्विवेलेंट वेट हमेशा सेम है, जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। निकालो। अब देखो 2 ग्राम रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 1 ग्राम कितने का करेगा? तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 16। समझ रहे हो? आसान है, देखो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं डेप्थ में चला गया तो मुश्किल लगने लगे, और वो बात अपने मतलब काम की चीज भी नहीं है, बेसिक्स पर रहने। आप देखो सोचो, अगर मैं बोल दूं, अगर मैं तुम्हें बोल दूं नॉर्मली अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा एग्जांपल दे दूं जहां पर हाइड्रोजन ही ना हो, समझ रहे हो, जहां हाइड्रोजन हो, फिर कैसे निकालेंगे? तो पहले मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के पास गया, बेटा अगर तुम मर गया तो तू अपनी राजगद्दी किसको देके जाएगा? तो वो 3-4 लोगों को अपनी राजगद्दी दे गया कि भाई मैं तुझे राजगद्दी देके जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं होऊंगा ना तो मेरी एब्सेंस में तू काम करेगा। समझ रहे हो? तो वो बंदे कौन कौन थे? वो बंदे है क्लोरीन, वो बंदा है ऑक्सीजन, और वो बंदा है सिल्वर। मतलब हमने क्या, हाइड्रोजन के रिलेटिव में पहले उनकी वैल्यू निकाल ली, अब उनके रिलेटिव में अब मैं बाकियों की निकाल लूंगा। समझ रहे हो? तो एक स्टेटमेंट बन जाती है, स्टेटमेंट लिख लो, mass of substance that combines with, reacts with or produce 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो हमने सीखा ही था, और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर, वो मेरा उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। समझ गए बेटा? मतलब हाइड्रोजन ने अपनी एब्सेंस में इन तीनों लोगों को ले आया कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम भी ये डिसाइड कर सकते हो, तुम्हें पावर देके जा रहा हूं, पावर ऑफ एटर्निटी। समझ रहे हो? एग्जांपल देखो, एग्जांपल भी कराऊंगा, पहले इसको नोट करो, ये नोट करो फटाफट। तुम्हारे सामने मैंने 3 एग्जांपल लिख दिए, तीनों में इक्विवेलेंट वेट निकाल दो। देखो पहले में तो हाइड्रोजन बाबा खुद बैठे हैं, ठीक है, तो वो तो भाई अपने आप ही आंसर दे देंगे। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन बैठ गया है, ठीक है, तो आंसर निकालो क्या क्या आ रहे हैं। अभी ये बेटा फिर किसी को भी ले लेना, एक ही बात है कि वो एक दूसरे के रिलेटिव ही है, आंसर वही आ जाएगा। देखो पहले पार्ट में CH4 में, ठीक है, 4 ग्राम के साथ 12 ग्राम है, तो 1 ग्राम के साथ कितना हो गया? 3 ग्राम। 3 आ रहा है सबका? यही आया? बोलो। C2H4 में 4 ग्राम के साथ 24 ग्राम, तो 1 ग्राम के साथ कितना हो जाएगा? सबका यही आ रहा है। अब आ जाओ CO2 में, ठीक है, 32 ग्राम के साथ 12 ग्राम, तो 8 ग्राम के साथ कितना हो जाएगा? समझ गए? देखो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ देख लिया, 32 है ये, तो ये 12 है, अगर ये 8 है तो कितना हो जाएगा? 3। सबको क्लियर है बेटा? है सिंपल, ये कुछ मुश्किल नहीं है, बस हमें इतना इसके बारे में जानना है
एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, अ मेटल ऑक्साइड हैज 60% मेटल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो सिंपल है, इक्विवेलेंट वेट बताना है मेटल का। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या करना है, अगर 100 ग्राम मान लेता मैं, टोटल 100 ग्राम है, तो उसमें 60 ग्राम मेरा कौन है, मेटल, तो बाकी कौन होगा, क्योंकि मैंने मेटल ऑक्साइड बोला है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 60 ग्राम मेटल रिएक्ट कर रहा है, तो 8 ग्राम के साथ कितना करेगा, समझ रहे हो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर कितना बन जाएगा, मैंने कंपेयर करना है 8 ग्राम के साथ, तो मैंने चेक कर लिया अगर 100 ग्राम ही है तो 60 है 40 है, तो आगे क्वेश्चन हो गया सोल्व। क्लियर है, बताओ। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क क्या भी कर दोगे, होमवर्क तो क्या ही बोल रहे इसको, होमवर्क के नाम पे धब्बा है। ठीक है, एक मेटल क्लोराइड है, ठीक है, उसमें मान लो कितने परसेंट है, 71% क्लोरीन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बता दो। सिंपल है, कर लोगे ना। अगर 100 ग्राम ये मेरा है, उसमें 71 ग्राम क्लोरीन हो गई, ठीक है, और 29 ग्राम कौन हो जाएगा, ठीक है, मेटल। तो मुझे पता है 71 ग्राम के साथ 29 ग्राम, तो 35.5 ग्राम का कितना हो जाएगा, कितना आंसर आ रहा है, अरे गलती कर रहे हो यार, जब मैं गलत कर रहा हूं, मैंने गलत किया क्या, मेरा तो 14.5 आ रहा है। मुश्किल तो नहीं लगा ना, इक्विवेलेंट वेट है तो आसान। ठीक है, लवन्या बेटा ये आ रहा है, देखो 14.5 आ रहा है आपका, 105 कैसे आ गया, बेटा तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, आज का और कल का, अपनी बुकलेट पूरी खत्म करो। मेडिकल वाली करके रखे, नॉन मेडिकल वाले नॉन मेडिकल, और करनी तो वैसे दोनों है, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूं अपनी वाली तो करनी है, दूसरी भी कर सकते तो बढ़िया है, वैसे तो मैं दोनों ही कह रहा हूं, लेकिन अपनी वाली बुकलेट तो पक्का करके रखो। ठीक है, अगर किसी ने नॉन मेडिकल पहले कर रहा है तो वो उसको कर लो, मतलब एक बुकलेट पूरी खत्म करके रखनी है, दोनों कर दो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मैं 2 दिन दे रहा हूं, उसमें तुम कोशिश करो दोनों खत्म कर दो, पहला पहला चैप्टर दोनों का। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, टाटा, कल बाय बाय, मिलते हैं बेटा, सारी एक्सरसाइज करनी है, कुछ नहीं छोड़नी।